स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री से एक चैप्टर नंबर 4 यानी केमिकल काइनेटिक्स रसायन बल गतिकी का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक था उसको हमने कल कैलकुलेट कर लिया था, मात्रक को हमने निकाल लिया था। आज हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यानी आज हमको समाकलन पढ़ना है। इसके लिए बेटा हमको थोड़ा मोड़ा लिमिट का ज्ञान होना चाहिए जो आपको मैथ में मिली ही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल हमने बताया था कि अभिक्रिया के वेग को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। अभिक्रिया के वेग को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका माइनस का dr/dt ऐसे लिख सकते थे। कल हमने बताया था ना तात्क्षणिक वेग, और हमने बताया था कि यही वेग किसी भी अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है। तो अभिक्रिया के वेग को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? माइनस dr/dt ऐसे लिख सकते हैं। और अभिक्रिया के वेग को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं kr⁴n। कल हमने ये भी सूत्र का परिकलन किया था, इस सूत्र को निकाला था kr⁴n। ये भी अभिक्रिया का वेग ही होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम यहाँ इसको बराबर भी कर सकते हैं भाई। जब दोनों सूत्र एक ही है तो अभिक्रिया के वेग का सूत्र ये भी है, अभिक्रिया के वेग का सूत्र ये भी है, तो दोनों हम बराबर कर दिए। ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो गया? माइनस का dr/dt बराबर k और r⁴n। n क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होती है। k क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। ये कल मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, r क्या होता है? सांद्रण होता है, जो अभिकारक का सांद्रण उसको r बोलते हैं। ये तो कल की क्लास में आप पढ़ चुके थे। अब हमको क्या करना है? माइनस, यहां थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि जगह बना रहे। माइनस का dr/dt इज इक्वल टू, चूंकि अभिक्रिया की कोटि का मान बेटा शून्य है, इसलिए हम n इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो हम क्या रख सकते हैं बेटा? k और यहां पर r⁴ यहां पर हम 0 रख देंगे। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 0 है। क्योंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकाल रहे हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की कोटि का मान हम 0 रख देंगे। और इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा बेटा? माइनस का dr/dt बराबर यहां पर हमको k मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि r पर घाते 0 का मान कितना हो जाता है? वो तो 1 हो जाता है। r पर घाते 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए ये खत्म हो गया और हमको k मिल गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा गुणा करें बेटा, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा माइनस का dr बराबर माइनस का k dt। क्या हो जाएगा? माइनस का dr बराबर माइनस का k dt हो जाएगा ना? सॉरी, माइनस का नहीं, यहाँ पे k dt होगा। तो माइनस का dr बराबर क्या हो जाएगा बेटा? k dt। अब इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दें तो हमको सूत्र मिल जाएगा dr बराबर माइनस का k dt ऐसे मिल जाएगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया है? फिर से एक बार समझाते हैं। हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dr/dt होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं kr⁴n के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको बराबर कर दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं अभिक्रिया की कोटि का मान 0 है, तो हमने इसके घात 0 लगा दिया, और घात 0 का मतलब 1 हो जाता है किसी भी पद का मान। तो यहां पर हो गया 1। यहां पर हमको मिल गया बेटा dr बराबर माइनस k dt। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। ये समाकलन क्या होता है बेटा? तो आपने पढ़ा होगा क्लास सेकेंड ईयर में चैप्टर, या फर्स्ट ईयर में रहा होगा लिमिट, सीमा और अवकलन, ऐसे कुछ करके चैप्टर है। अब वो मैथ के स्टूडेंट अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे।
और जो हमारे बायो के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। जितना काम का हमारा है ना उतना मैं बता दूंगा आपको सीमा के बारे में, ठीक है। तो समाकलन कैसे करेंगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नीचे तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे बेटा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो समाकलन करने पर क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले ये दोनों पक्ष है ना, इसके पहले समाकलन का हम चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से dr, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, हम इस तरीके से यहां भी लगाएंगे और माइनस का k dt लिखेंगे, ठीक। इतना तो कर लोगे ना, ये चिन्ह लगा लोगे ना, घबराने की जरूरत नहीं है। बायो के स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराएं, 100% आपको समझ में आने वाला है। तो इस समाकलन का हमने चिन्ह लगा दिया, इससे पता चला कि दोनों पक्षों का समाकलन हो रहा है। अच्छा, अब हम यहां पर लिमिट लिखते हैं। लिमिट का मतलब सीमा, कहां से कहां तक, ठीक है, कहां से कहां तक का मान निकालना है, तो सीमा लिखेंगे। तो सीमा कैसे हम निर्धारित करें, ये एक प्रश्न है भाई, सीमा कैसे निर्धारित करें। तो इसके लिए बेटा एक हमको थोड़ी सी बात सोचनी पड़ेगी। यहां पर हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जब समय 0 था, t = 0, ठीक है, जब समय 0 था तो अभिकारक की सांद्रता क्या थी, r0, ठीक है। जब समय 0 था तो सांद्रता कितनी थी, r0। अरे भाई r0 का मतलब पूरा का पूरा अभिकारक ही उस समय था। जब समय 0 था तो पूरा का पूरा अभिकारक ही था, उसमें जरा सा भी खर्च नहीं हुआ था। ये पहले चैप्टर, पहले जो वीडियो है उसमें मैंने कवर किया था इसको, और जो बच्चे पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आज का क्लास। तो जब समय 0 था तो सांद्रता r0 थी। अब जब समय यहाँ पर t हो जाएगा, समय बराबर हम t ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सांद्रता जो होगी, अभिकारक का जो मान है सांद्रता का, ये हो जाएगा RT। क्या हो जाएगा बेटा, RT। यानी कि समय 0 था, सांद्रता r0 थी, समय t हो गया तो सांद्रता कितनी हो गई, RT हो गई। समझ में आ रहा है, यही हमारा लिमिट हो जाएगा, 0 से लेकर t तक, r0 से लेकर RT तक। अब प्रश्न ये है कि कहां पर हम 0 से लेकर t तक लगाएंगे। तो यहां पर देखिए d के साथ क्या लगा हुआ है, r, मतलब इसी का समाकलन करना है, तो हमको सीमा भी इसी का लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, तो सांद्रता का सीमा कहाँ है, 0 से लेकर r0 से लेकर, सॉरी 0 नहीं है, r0 से लेकर RT तक, ये हमारा सांद्रता r की सीमा हो गई। और यहां पर किसके साथ क्या लगा हुआ है, t, d के साथ क्या लगा हुआ है, जो d के साथ लगा हुआ है उसी का समाकलन हो रहा है। तो d के साथ क्या लगा हुआ है, t, इसकी सीमा कहाँ है, 0 से लेकर t तक। यहाँ पे सीमा हमने लिख दिया, इसकी सीमा क्या हुई, r0 से लेकर RT तक, इसकी सीमा क्या हुई, 0 से लेकर t तक। लिमिट को आप बेहतर ढंग से पढ़िए, पूरे इस चैप्टर में लिमिट का यूज होगा, समाकलन का यूज होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, हम फिर से एक बार कहेंगे कि घबराएंगे आप नहीं, बाकी हम संभाल लेंगे बेटा। अब क्या करें, इतना तो हमने लिख दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब ये हम पूरा तामझाम हटाएंगे, ये जो समाकलन का चिन्ह है वो हट जाता है। और क्या यहाँ पर लिखेंगे, इस तरीके से 2 लाइन खींचेंगे, समाकलन हल होने पर ऐसे ही लिखा जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा, ये d हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r, और इसका जो सीमा है यहाँ पर हम लिख देते हैं r0 और RT। ये समाकलन हल होता है तो ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये तो स्थिरांक है, स्थिरांक का समाकलन तो होगा नहीं, तो बाहर हो जाएगा, तो -k उसको बाहर कर दीजिए। यहाँ पे dt को भी ऐसे आप लिख दीजिए, तो d हट जाएगा, क्या बचेगा, t, और इसकी सीमा क्या हो जाएगी बेटा, 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। हमारी बात समझ में आई ना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, ये हट गया है, ये समाकलन का चिन्ह हटा, और इसको हल करने पर ये मिलता है। मैथ के बच्चे अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये 2 लाइन खींचना है और r को यहाँ लिख देना है, लिमिट को यहाँ लिख देना है। यहाँ पर -k का -k बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो स्थिरांक है, उसका समाकलन होगा नहीं। और यहाँ पर ये हट जाएगा dt, और यहाँ पर t आ जाएगा, इसका लिमिट हम यहाँ लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है बेटा, ये जब हम हटाएंगे ना, ये हटाएंगे तो यही लिमिट को ही लिखना रहता है। ये हटाने का मतलब ये लिमिट को लिख देना है।
लिमिट को लिखने का मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे आर टी माइनस आर नॉट। बात समझ में आई ना? समाकलन हो गया, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये जब हटेगा तो क्या लिखोगे? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस के, और ये जब हटेगा तो यहां पर भी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लिखना होगा, तो यहां हो जाएगा टी माइनस 0। हो गया हमारा समाकलन। बायो के बच्चे संतुष्ट हो ना? अच्छी तरीके से कर लोगे। अभी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बेटा। अब यहां पे क्या होने वाला है, तो आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस का के टी हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो माइनस का क्या हो गया बेटा? के टी हो गया। तो आर टी बराबर क्या मिल जाएगा? आर टी बराबर माइनस का के टी प्लस आर नॉट। और यही आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। इतना स्लो मोशन में मैं पढ़ाया हूं कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम पूरे को फिर से परिकलित कर लेते हैं। आइए देखिए, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था कि माइनस का डी आर बटे डी टी के रूप में भी अभिक्रिया को लिख सकते हो, जो तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और अभिक्रिया के वेग को के आर टू द पावर एन के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर एन इज इक्वल टू अभिक्रिया की कोटि होती है। अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज दोनों क्लास देखकर आइए, और नहीं देखे तो आज जरूर देख लीजिएगा, फिर ये चीजें आपको बिल्कुल मस्त समझ में आने लगेंगी। अब यहां पे क्या करना है बेटा? माइनस का डी आर बटे डी टी, यहां पे हम एन का मान 0 रख दिए, ठीक। अब इसका मान तो 1 हो जाता है, किसी पर घात 0 का मान 1 हो गया, तो माइनस डी आर बटे डी टी इज इक्वल टू के हो गया। माइनस डी आर बराबर आपका हो गया के डी टी, तो डी आर बराबर है, माइनस को हमने इधर कर दिया, तो माइनस का के डी टी हो गया। इतना समझ आ गया? अब हमने दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया। समाकलन का मतलब इस समाकलन का चिन्ह लगा दिया, और उसकी लिमिट का निर्धारण करना है हमको। लिमिट का निर्धारण हमको करना है। लिमिट का निर्धारण कैसे करेंगे? हमने कहा कि जब t इज इक्वल टू 0 था, यानी कि समय शून्य था, तो हमारा जो सांद्रता था अभिकारक का वो आर नॉट था, क्योंकि पूरा का पूरा था। और जब t समय बीत गया, यानी टी हो गया, तो हमारा सांद्रता कुछ घटकर आर टी हो गया। ठीक है बेटा? अब हमने क्या किया, तो हमने सीमा का निर्धारण कर दिया, आर नॉट से लेकर आर टी तक, 0 से लेकर टी तक। ठीक है? अब इसको हमने जब ये चिन्ह हटाया बेटा, तो इसको हम इस तरीके 2 लाइन खींचते हैं और इसके लिमिट को ऊपर नीचे लिख देते हैं, यानी कि जो अपर लिमिट है उसको ऊपर और जो लोअर लिमिट है उसको नीचे। इसी तरीके से यहां भी लिख दिया। अब ये जब हटेगा तो सूत्र हो जाता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी आर टी माइनस आर नॉट, ये हट गया। वैसे यहां भी ये हट जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी टी माइनस 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा हो गया इसका बेटा, तो आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस का के टी मिल गया, आर टी बराबर माइनस के टी, और आर नॉट उधर चला गया, तो आर नॉट हो गया प्लस का आर नॉट। ठीक है बेटा? देखो बेटा, पढ़ो इतना मेहनत से ना कि सफलता में 1% 0 मतलब 1% भी संदेह ना रहे कि हम नहीं सफल होंगे। ऐसा भावना स्टूडेंट्स के अंदर कभी नहीं होना चाहिए, और आप तो बेहतर करोगे, मुझे ऐसा लगता है सबसे बेहतर करोगे। इसको आप नोट कर लीजिए, और इसका ग्राफ के माध्यम से भी इसका निरूपण हम करने जा रहे हैं। कठिन कुछ नहीं होता, कठिन हमारे सोच होते हैं। अगर हम सोच ले कि ये कठिन है तो कठिन है, अगर इंसान अगर प्रण कर ले तो कुछ भी कठिन नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। आप छोटे मोटे कोई चीज नहीं है, आप इंसान हो। ठीक है? सबसे श्रेष्ठ जानवर जानवर हो लेकिन सबसे श्रेष्ठ हो, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। हाँ देखिए बेटा, तो एक बात और आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जी यहाँ पर डी आर था तो यहाँ पर आर क्यों लिख दिए? ठीक है, तो उसका भी लॉजिक हम समझा देते हैं। देखिए बेटा, जो यहाँ पर समझाते हैं, समाकलन डी एक्स, ठीक है, समाकलन डी एक्स यानी कि डी एक्स का समाकलन होता है बेटा एक्स, समाकलन डी वाई का समाकलन होता है वाई। ठीक है, किसी भी यानी कि किसी भी इस तरीके का पद का समाकलन ऐसे ही होता है, यानी कि dx का x होता है, dy का y होता है। ये फार्मूला होता है, समाकलन में पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर dr का समाकलन किए हैं तो कितना हुआ है r, यहाँ पर dt का समाकलन किए हैं तो कितना लिख दिए t। ठीक है, आप समझ गए ना? dx का समाकलन क्या होता है? x होता है, उसी बेस पर dr का समाकलन r हुआ है। बात समझ में आया? dt का समाकलन t हुआ है।
ठीक बात बेटा। अब चलते हैं आगे। हाँ देखिए बेटा, तो आपने 11वीं या 12वीं के मैथ में सरल रेखा नामक चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग, y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है। y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है। अब गणित तो आपको अच्छी तरीके से आती होगी। y बराबर mx प्लस सी, ठीक कैसा होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा मान लीजिए y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, तो ये हम x अक्ष को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर y अक्ष, ठीक है बेटा। और इसमें अब y हो गया x हो गया, ये तो हम समझ गए। x क्या है, x अक्ष है, y क्या है, y अक्ष है, ये तो समझ में आ गई। यम क्या है, यम बेटा हमारा होता है ढाल, स्लोप, प्रवणता। यम को क्या कहते हैं, स्लोप या ढाल या प्रवणता। और सी क्या होता है, जहां से ढाल शुरू होती है, जहां से ढाल शुरू होती है उसको हम बोलते हैं सी। याद रखिएगा, जहां से ढाल शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, उस बिंदु को हम सी कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये ढाल माइनस में है तो हमारा ये ढाल इस तरीके से बनेगा, और अगर ये ढाल माइनस में है तो नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। यानी अगर सी माइनस में है तो ये ढाल नीचे की तरफ बनेगा, और अगर सी प्लस में है ना बेटा, सी प्लस में है तो ये ढाल ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। यहां पर सी है, आप समझ गए, ये यम है हमारा, ये क्या है बेटा, यम। ये होता है आपका y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ। बातें समझ में आ रही है ना बेटा। हमने बताया कि y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है, तो बताया हमने ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ x और y तो हो गया। c क्या होता है, c वो बिंदु होती है जहां से ढाल शुरू होता है। तो ढाल नीचे की तरफ भी हो सकता है, ढाल ऊपर की तरफ भी हो सकता है। कब नीचे की तरफ होता है, जब यम का मान प्लस में होता है तब ढाल ऊपर की तरफ होता है, और यम का मान अगर माइनस में होता है तब ढाल नीचे की तरफ होता है। अब इसी के बेस पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। यहां पर हम बनाते हैं दो अक्ष, ठीक है बेटा। यहां पर हम t को, इधर हम t को शो करते हैं, ये t हो गया, x यहीं पे था ना, y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर देते हैं, तो यहां पर x आ रहा है ना, तो यहां पर t हो गया। y की जगह क्या है, rt, तो यहां पर rt को शो कर दीजिए, ठीक है। इसका तुलना किससे कर रहे हो, y बराबर mx प्लस सी से, तो y की जगह पे क्या है, rt, हमने rt रख दिया। यहां पर x की जगह पे क्या है, t, हमने t रख दिया। अच्छा यहां पे c था ना, तो यम x, यहां पर c था, सॉरी y बराबर mx प्लस सी, तो c की जगह पे क्या है, r0, तो हम यहां पर r0 को लिख देंगे, ठीक है। c की जगह पे क्या है बेटा, r0 है, तो हम r0 को लिख देंगे। अब ये k क्या है, ये हमारा ढाल हो गया, प्रवणता की जगह पर है, तो माइनस में है, तो ये ऐसे बनेगा, और यही हो गया हमारा माइनस का k, यानी कि स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक को शो कर रहा है, और यही हो गया हमारा ग्राफ। हम इन दो ग्राफ की सहायता से इसको आसानी से बना सकते हैं। इसी से तुलना कर दीजिए, y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर दीजिए, ये ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। समझ में आया ना बेटा। अब इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ को बना भी लीजिए।